नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम डीएसआर धान में रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन कर सकते हैं प्रभावी तरीके से। तो जो वर्तमान समय में अभी जो हाल ही में नई विकसित तकनीकी है उसमें हम कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन आईपीएम के थ्रू करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीक। इसमें हम उन सभी उपायों का प्रयोग करते हैं जिसको हम कीट के प्रकोप को होने से पहले ही कीटों को रोक पाएं और जो बीमारियां हैं उनको भी होने से पहले ही रोक पाएं। जैसे कि बीजों का शोधन इसमें कर लिया जाता है और हमें कम से कम किसी रसायनों का प्रयोग करना पड़े, ऐसे सारे पद्धतियों को इसमें प्रयोग किया जाता है ताकि रसायन के प्रयोग को कम किया जा सके। तो कीटों के प्रकोप से बचने के लिए हम लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एक लाइट की व्यवस्था की जाती है, उसके नीचे पानी लगाया जाता है ताकि जो कीट हैं वो उससे आकर्षित होकर उस पानी में चले जाएं और खत्म हो जाएं। एक उदाहरण है, जैसे लाइव केस आपको केसवार्म देखने को मिलेगा धान में, राइस केसवार्म जिसको बोलते हैं। तो राइस केसवार्म के लिए आप क्या कर सकते हैं कि पूरे खेतों के ऊपर आर पार एक रस्सी चला सकते हैं जिससे पौधे हिलेंगे और हिलने से जो राइस केसवार्म है नीचे पानी में गिर जाएंगे और फिर आप उस खेत के पानी को ड्रेन करके बहा सकते हैं दूसरी जगह पे। इससे वो लाइव केसवार्म जो है राइस के वो बह जाएंगे। तो इससे इस कीट से बचने में आपको काफी हद तक सहायता मिलेगी। और कुछ ऐसे कीट हैं जिनके उपाय के लिए आपको सिर्फ केमिकल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, उसका कोई अन्य उपाय अभी तक उपलब्ध नहीं है। जैसे कि वो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और उनकी वजह से काफी हद तक फसल में नुकसान हो जाता है। जैसे कि लीफ माइनर का अटैक होता है धान में, स्टेम बोरर का अटैक होता है, लीफ हॉपर का अटैक देखने को मिलता है वहां पे। तो यदि इनका प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है तो सामान्यतः इनका जो प्रकोप है यहाँ 50 से 60 दिनों के आसपास आपको देखने को मिलता है बूटिंग स्टेज में। जिस समय धान के कल्ले निकलने वाले होते हैं उसी समय ये आपको देखने को मिलता है। तो इनके समाधान के लिए आप जो केमिकल अभी बताए जा रहे हैं इनमें से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बायर का एक केमिकल आता है वोइगो नाम से, उसका आप 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर उसके जगह पे आप दूसरा केमिकल फेम का प्रयोग कर सकते हैं 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके अतिरिक्त आप किसी अन्य केमिकल जैसे कि फेनोस्क्विक का प्रयोग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही प्रभावकारी रहेगा इन तीनों कीट के ऊपर और इससे नियंत्रण हो जाएगा उन पर। अगर आपके खेतों में गंधी बग लग रहा है, गंधी बग एक ऐसा कीट होता है जिससे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे गंधी बग को। यदि गंधी बग का अटैक आपके धान की फसल में हुआ है तो आप मान के चलें कि उसके धान में एक भी चावल दिखाई नहीं देगा आपको, पूरे ही चैफी ग्रेन्स होंगे, भूसी होगी, सिर्फ एक भी दाना उसमें नहीं आएगा। तो उसके लिए गंधी बग के नियंत्रण के लिए आप जो प्रयोग करेंगे, डेल्टा मेथिन 11% EC का एक केमिकल आता है डेसिस नाम से, जिसको आप 100 ml प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़। ये भी काफी प्रभावकारी रहेगा। दूसरा आपके जो केमिकल आता है, यह 2 केमिकल्स का मिक्सचर है, जैसे कि बीटा साइफ्लूथ्रिन और प्लस इमिडाक्लोप्रिड का घोल आता है। ये मिक्स इस जो बाजार में जिस नाम से मिलेगा, बायर कंपनी का आता है, उसका नाम है सोलोमन। इसको आपको 200 से 250 ml प्रति एकड़ प्रयोग करना है। इससे गंधी बग पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाएगा आपके खेत से। अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे रोगों के बारे में जो विशेषकर से धान में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रोग हैं जो पहले से ही धान के बीज में उपलब्ध होते हैं, लेकिन यदि आप हाइब्रिड वैरायटीज का प्रयोग कर रहे हैं तो वो पहले से ही बीज शोधन के पश्चात आते हैं। क्योंकि बीज शोधन ही इनका एकमात्र उपाय होता है, तो बीज शोधित होके आते हैं वहां से, तो वहां आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि फिर भी अगर आपको दिखाई देता है तो आप कुछ बताए गए जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग करेंगे तो वो चला जाएगा। यदि आप बीज शोधन करना चाहते हैं तो बीज शोधन के लिए जैसे कि एक बीमारी है फॉल्स स्मट, जिसको कंडवा रोग भी कहते हैं, जो शुरू में पूरे पौधे में होता है लेकिन ये दिखाई नहीं देता है जब तक कि बाली ना निकल आए। जब बाली निकलेगी, धान आएंगे उस पे, तो धान के ऊपर बालियों पे ये हल्का हरे रंग का दिखाई देगा। धीरे धीरे समय के साथ यह पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है और फिर पीले से पूरी तरीके से काला हो जाता है। तो पूरे खेत में ये हवा के माध्यम से इस राख की तरह एक स्पोर दूसरे पौधे पे चला जाता है, फिर पूरे खेत में फैल जाता है और कटाई के समय राख की तरह उड़ता है और अगले साल भी इसका प्रकोप बहुत हद तक देखने को मिलता है। जब तापमान बहुत ज्यादा हो, नमी बहुत ज्यादा हो, तो इसका फैलाव और भी तेजी से होता है। इसका नियंत्रण सिर्फ बीज शोधन से ही होता है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम एक फफूंदनाशी है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बाजार में जिस नाम से मिलेगा उसका नाम है बेविस्टिन।
बेविस्टिन को आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन करेंगे। बीज शोधन करने का नियम यह है कि आप जो भी आवश्यक मात्रा है इस बेविस्टिन की वो आप ले लेंगे 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से। फिर बीज को हल्का सा भिगा लेंगे, उसके ऊपर भिगाने के पश्चात इस जो है केमिकल को मिक्स कर देंगे बीज में। उसके बाद किसी छायेदार स्थान पे 12 घंटे तक लगभग आप सूखने के लिए रख देंगे। जब ये बीज पूरी तरीके से सूख जाएंगे तभी आपको इनका प्रयोग डीएसआर में करना है, क्योंकि अगर ये सूखे नहीं रहेंगे तो ये जो आपका सुपर सीडर है या जीरो टिल है उसकी नली में फंस जाएंगे और फिर इसकी डिलीवरी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। जब डिलीवरी नहीं होगी सीड की तो आप देखेंगे कि प्लांट पॉपुलेशन बहुत अच्छे से नहीं स्टेब्लिश हो पाएगी। तो आपको कहीं पे धान जमा हुआ दिखाई देगा, कहीं पे नहीं दिखाई देगा। हम लोगों का ये अभ्यास रहा है, क्योंकि हमने बहुत अधिक जगहों पे ये लगवाया है अपनी उपस्थिति में, अपने सुपरविजन में इन जो है कि पूरी फसल को कंप्लीट किया है। तो हमने देखा है कि जहां पे भी किसानों ने गलती कर दी है उनमें गीला बीज डाल दिया है तो उसकी डिलीवरी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, सीड उस नली में पाइप में फंस जाता है और बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए पूरी तरीके से सुखा लेने के पश्चात ही आप उसका प्रयोग करेंगे। और दूसरा, यदि आपको सियात ब्लाइट देखने को मिलता है या फिर आपको ब्राउन लीफ स्पॉट देखने को मिलता है तो आपको नेटिबो नाम का एक केमिकल आता है बाजार में, बायर का है ये, इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। नेटिबो का जो मुख्य केमिकल है वो है टेब्यूकोनाजोल। तो टेब्यूकोनाजोल के अंतर्गत नेटिबो आता है। इसमें एक और केमिकल अन्य आता है जिसका नाम है ब्योनस। तो उस ब्योनस का आप प्रयोग कर सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं बूटिंग स्टेज पे, जिसपे कल्ले उसमें से निकलने वाले हों, जिसमें से बालियां जो धान की निकलने वाली हो, लगभग 60 दिन की अवस्था होती है, उस अवस्था पे आपको इसका छिड़काव कर देना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन बीमारियों के आने का इंतजार नहीं करना है। बीमारियां आए या फिर नहीं आए, आपको इनका स्प्रे कर देना है। कर देने से आपका डीएसआर बहुत हद तक, लगभग 90% के ऊपर संभावना बढ़ जाती है कि आपका डीएसआर पूरी तरीके से सफल होगा और इस तरीके से हम प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। और आपको फ्लैट जेट नोजल का प्रयोग करना है। अगर आप फफूंदनाशी और ये इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अपने मन से किसी भी प्रकार के फफूंदनाशी को या फिर कीटनाशी को आपस में मिक्स नहीं करना है। एक फफूंदनाशी को या कीटनाशी को प्रयोग करने के पश्चात किसी दूसरे कीटनाशी को प्रयोग करने से पूर्व आपको टंकी को अच्छे तरीके से धुल लेना है और जब आपके खेतों में नमी हो तभी इसका प्रयोग करना है। और आप कोशिश करें कि बहुत तेजी से हवा नहीं चल रही हो तभी इसका प्रयोग करें। शाम के समय स्प्रे करना ज्यादा प्रभावकारी होगा। दिन में कड़ी धूप में इसका स्प्रे करने से ये वातावरण में उड़ जाते हैं और उतना प्रभावकारी नहीं होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बहुत प्रभावी तरीके से इनका नियंत्रण कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आप इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड रोटेशन का प्रयोग करें। ऐसा हम हर्बिसाइड में भी करते हैं। रोटेशन का मतलब है, जैसा हमने आपको लीफ माइनर, स्टेम बोरर, लीफ हॉपर के बारे में 3 केमिकल बताए हैं, तो उन तीनों केमिकल में से इस साल यदि आपने ये केमिकल प्रयोग किया है तो अगले साल आपको दूसरा केमिकल प्रयोग करना है, फिर अगले साल दूसरा करना है। ऐसा करते रहने से, केमिकल्स को बदलते रहने से जो कीट हैं उनके अंदर ये प्रतिरोधक क्षमता रसायनों के प्रति विकसित नहीं होने पाती है और आप प्रभावी तरीके से उसका नियंत्रण कर पाते हैं। यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप देखेंगे कि आप उन्हीं रसायनों को लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो अब उनके प्रयोग करने से वो कीट उतने प्रभावी तरीके से नहीं खत्म होंगे जिस तरीके से पहले खत्म हो रहे थे। तो इस तरीके से आपको रोटेशन करते रहना है, एक केमिकल को अगले साल दूसरे केमिकल से, फिर तीसरे केमिकल से। इससे काफी हद तक आपको जो है फायदा मिलेगा। और इनको मिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से ये जानकारी पूरी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको कुछ भी नया अपडेट आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और यदि आपको इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए या फिर किसी अन्य फसल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमें लिख कर बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। हम और हमारी टीम आपके पास तक वो जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।